आवाज़ सारा कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी बताएं। मैं यही तो बात बता रही हूँ, यही बात समझाने की शुरू से कोशिश कर रही हूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज टू हार्नेस द एनर्जी। ऐसे ही सोलर के साथ है। सोलर रेडिएशन जब कोलाइड करेंगे तो एक रेडिएशन पर मीटर स्क्वायर नहीं होंगी, मुझे उसके लिए आगे एमपीपीटी लगाना होगा। एमपीपीटी ऐसा एल्गोरिथम होगा जो उसको मैं एक लिमिट सेट करूंगी। मैं एग्जांपल भी देती होती हूँ। मैं लिमिट सेट की है कि 30 वॉट इज द लिमिट, राइट? तो 30 वॉट इज द लिमिट। अब अगर या वोल्टेज कह ले 30 वोल्ट्स इज द लिमिट। अब अगर 26 वोल्ट्स मिलेंगे तो स्टेप अप हो जाएगी वोल्टेज, बूस्ट कन्वर्टर काम करेगा। और अगर 34 हो जाएंगे तो बक कन्वर्टर काम करेगा। जब बक कन्वर्टर, तो इसको मैंने क्या कर देना 30, तो मुझे आगे कोई इंटेलिजेंट एल्गोरिथम लगाना ही होगा। हाँ, लेकिन एक थ्रेशहोल्ड मुझे पता होगा कि ये वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से सारा डाटा हमें मिल जाएगा। जी क्या होंगे? नहीं, मैं बताती हूँ। आप हम ऐसी जगह, मैं यही बता रही हूँ, आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जब जाएंगे तो आपको यही बताएंगे कि जी सर इधर 20 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड फॉर दिस इतने मंथ्स, या 20, या वो कहेंगे जी 15 से 20 तक है। ठीक हो गई बात। अब आपकी एनर्जी तो जनरेट हो रही है, जो जनरेशन है वो एसी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या है? नहीं है, नहीं। जनरेशन जब हो रही है, आपका क्वेश्चन है ये जनरेशन फ्लक्चुएट करती है, तो मैंने आगे इंटेलिजेंट एक अपना कन्वर्टर लगाना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि मैं सेट करूंगी कि भाई ये 30 वोल्ट मुझे चाहिए। वो उसको अगर वो कम है 4 वोल्ट तो उसमें प्लस करेगा 4 वोल्ट, और अगर वो ज्यादा है तो वो उसमें से माइनस करेगा 4 वोल्ट। आपको जो आगे मिलेगा, मैंने यहां पे नहीं बनाया, मैं दोबारा बना देती हूं। जब विंड इनपुट है तो यहां पे जो बस बनेगी दैट इज द एसी बस, और जब यहां पे सोलर है तो जो बस बनेगी दैट वुड बी द, इस बस का मतलब यह है कि इधर भी जो कुछ आ रहा है या इधर भी जो, इसके बाद जो आउटपुट निकलेगी वो एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगी आपको। That's all. These buses usually have the power electronic circuit, right? सिंपल इसका डायग्राम अगर सपोज करेंगे तो शायद वायर अंडरस्टैंडिंग होता है, वायर नहीं होगी, लेकिन असल में पूरा एक क्लोज लूप सर्किट होता है, क्योंकि जाके उसकी जो आउटपुट वोल्टेज की जो रेगुलेशन है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसके मुताबिक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन चीजें, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन चीजें, और आप कहेंगे तो बस ठीक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा मैडम आपने लफ्ज़ बोला MPPT मोड। हाँ जी सर, ये क्या मोड होता है इसमें? ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर है। मैक्सिमम पावर ट्रैकर, पावर पॉइंट ट्रैकर नहीं, ये सोलर के लिए यूज होता है। चार्ज कंट्रोलर है सिर्फ ये, और एक्चुअली दे हैव द बक बूस्ट कन्वर्टर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। आप इलेक्ट्रिकल से बस, फिर सर क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि इन्हीं का आगे फ्यूचर है या नहीं लगता? फ्यूचर तब है, मैं पहले भी बताती हूँ, फ्यूचर तब है कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर दें सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स इतने एफिशिएंट हैं दैट दे आर जस्ट द थिन फिल्म्स दैट यू कैन जस्ट, आप चिपका लें अपनी विंडो के ऊपर, अपनी रूफ के ऊपर चिपका लें, और वो आपको एनर्जी देंगे और एफिशिएंसी देंगे। हम तो बाहर से मंगवाते हैं सर, और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेंबल करते हैं, और हम कुछ भी नहीं करते। नहीं, हम सोलर पैनल्स भी उसी तरह मंगवाते हैं, और बस इन्वर्टर भी मंगवाते हैं, कुछ भी नहीं हम लगाते। सिर्फ वापडा से हमें परमिशन चाहिए 3 फेज मीटर लगाने की, 3 फेज मीटर लगाइए और बस काम आपका खत्म है। हमारे यहाँ पे तो आजकल ये बायोगैस बनाने के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रूरल एरियाज में तो होता भी है, और लेकिन ना बायोगैस से ना हम गैस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं करते, ज़्यादा गैस कर सकते हैं। और ये हमारे तो मैं साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, किसी ने मुझे कहा कि आप साउथ पंजाब के नहीं हैं, आई बिलोंग टू खुशाब, तो वहाँ पे जो है डंप्स जो हैं एनिमल्स के, उनसे गैस प्रोडक्शन होती है। जी, गैस प्रोडक्शन हमारे, मतलब मेरे वाले साहब ने खुद वो बनवाया हुआ है,
तो हाउ इट वर्क्स, तो वो तो आप कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल अगर सोलर देखें तो आपको क्या लगता है थल में, चोलिस्तान में क्या इसका स्कोप नहीं है? सर इसका बहुत बड़ा स्कोप है। मैंने पिछली क्लासेस में थर्मल पढ़ाया था, आई हैव टॉक्ड देम अबाउट द सोलर किचन्स। सोलर किचन किस तरह होते हैं, स्टोव्स किस तरह के होते हैं। आई मीन द कंसंट्रेटर, हमें सोलर कंसंट्रेटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें सिर्फ यही पता है कि सोलर का एक ही काम है, इलेक्ट्रिसिटी पर्पज। दूसरा पर्पज भी है, दैट इज अ थर्मल, जिससे हम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर रेज कर लेंगे तो आप उससे खाना भी पका सकते हैं और आप उससे स्टीम, जो टर्बाइन है, स्टीम जनरेटर है, वो भी ऑन करवा सकते हैं। ये सर हम जब मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, आई हैव डन फ्रॉम कॉमसेप्ट्स, तो सर ने जब पढ़ा था, सर केम इन द फर्स्ट क्लास, नसरुल्लाह साहब, एंड ही टोल्ड अस दैट यू आर ओनली लेफ्ट विद द 90-100 प्लस years of coal and the 60 years of oil and the gas, and he was having the authentic data from the IEA, and we were like horrified, और हमें खौफ आ गया था कि हम क्या करेंगे। तो जी, लेकिन हमारे पास दर के सफाया 300 साल के लिए मौजूद है। किसके? दर के जो क्वालिटी टॉप ग्रेड क्वालिटी चाहिए। अल्लाह करे, मैं तो कहती कोई और फॉसिल फ्यूल आ जाए, तब हमें पता नहीं है इस बात की, लेकिन हम उस पर रिलाई तो नहीं कर सकते। हमारी सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल पे हैं अभी तक। जिसके पास हाइब्रिड गाड़ी है वो कितना, वो नवाब नहीं बनता? आपने उसे बाहर चलते हुए देखा नहीं है? वो हम दोस्तों में भी वो नवाब है। क्या हो यार, मैं तो मेरा रावल डैम ले जाता हूँ हाउ इट वर्क्स, क्योंकि उसका फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा। उस पर अभी बात चल रही है, और जो इंग्रो एनर्जी लिमिटेड है उसने एक प्रपोजल की जो का इदारा है उसको सबमिट किया है कि बजाय कि हम साउथ अफ्रीका से कॉल मंगाए, कि वो हम अपनी इस कॉल को यूटिलाइज करके जनरेट करें बिजली को। बड़े मैं बताती हूँ कि बड़े बड़े हीरे ज़मीन के अंदर रह जाएंगे हम, अगर हमारी इतनी अथॉरिटी या उतनी चीज़ें नहीं हैं तो वो हमें डिग इन करने होंगे। अगर हमें मिल गए रिजर्वायर्स फिर भी ठीक है, फिर भी लेकिन अगर आप कहें कि मैं 100+ साल के लिए कोल इस्तेमाल करूंगा तो आप ज्यादती करेंगे अपने जनरेशंस के साथ, ओजोन लेयर को डिप्लीट करके। आप जितने मर्जी खुश हो लें इस बात के ऊपर कि आपके पास कोल के रिजर्वायर्स हैं, व्हेन द ओजोन लेयर वुड डिप्लीट योर ग्लेशियर्स विल मेल्ट क्विकली, एंड पहले ही टेम्परेचर इतना हाई है, आप खुद देख लें, और तो आप ज्यादती करें। कोल को पर्पस ये नहीं है कि वो खत्म हो रही है, ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया। पर्पस एक्चुअली ये है कि हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंट हम नेचर से ही लें। लेकिन जो हमारे 2030 तक की पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम 30% तक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सकेंगे या ऐड करेंगे, और जो कि ऑलरेडी हमारा आजकल के हिसाब से 29% रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है, तो हमें तो बिजली की जरूरत है। सर मुझे तो नहीं लगता कि 29% है। 29% है। अच्छा जी, वो तो आप वापडा को दे दें नेट मीटरिंग करके। हाँ जी सर, एक मिनट। अच्छा सर, आप क्या बेस लोड चलाने के लिए कम से कम हमें ये कोल पावर प्लांट्स या जो थर्मल पावर प्लांट्स है, ये एनी केस हमें चलाने ही पड़ेंगे। ये हमें चलाने ही पड़ेंगे, मैं इसको कुछ नहीं कह रही। मैंने जब थर्मल यूज़ पढ़ाया था सोलर का, तो मैंने ये भी कहा था कि स्टीम पावर प्लांट को आप कोल की जगह पे सोलर से चला लें। आप कुछ महीनों के लिए तो चला सकते हैं ना, कि नहीं चला सकते? अगर सारी दुनिया हेलियोस्टेट्स लगाए, बहुत सारे कंट्रीज हेलियोस्टेट्स लगा के, और वो एक टेम्परेचर अटेन कर रहे हैं 5000 डिग्री सेल्सियस लेट से, या 7000 डिग्री सेल्सियस वो अटेन कर रहे हैं, तो सर आप भी कर सकते हैं। वहाँ पे इतना कोयला लाने जलाने की क्या जरूरत है? कोयले की ट्रांसपोर्टेशन के हालात देखें आप। और फिर वो भी आपको टॉप ग्रेड कोयला चाहिए। और फिर दोबारा बता दूं, द पर्पज ऑफ द कोल, ऑयल एंड द गैस, primary purpose is not the electrical generation, their primary purpose is for the heating purpose। उसके लिए यूज कीजिए। ये आप ऐसे ही हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जिस चीज के लिए बनाया है कि जी मुझे ढूंढें, देखें, जस्तजू करें, हम वो ना करें और हम जानवरों वाला काम करें, तो ये वैसे ही है। तो उसका पर्पस हीटिंग है, उसका पर्पस और है, लेकिन हम उससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हमारे पास चीपर फॉर्म्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके इतने डिसएडवांटेजेस हैं कि आप 10 कहेंगे, मैं आगे से 12 कहूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका यूज कोयला है तो उसका और यूज कीजिए, ये यूज ना करें।
ठीक हो गई बात? अच्छा, तो स्टीम पावर प्लांट अगर सोलर कंसंट्रेटर से चलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैं अभी जो आए हैं क्लास में उनको दिखा भी दूं, 1 मिनट दें मुझे। कलेक्टर्स, ये तीसरी स्लाइड में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कलेक्टर्स की डायग्राम डली हुई है। 1 मिनट, ये देखें जी, आ रहा है ना सर? ये स्टीम पावर प्लांट लगा हुआ है आपके सामने। इसके साइडों पे ये जो लगे हैं ये सोलर पैनल्स नहीं है। These are known as the heliostats or the solar concentrator. What they are doing when the sun rays collide them, they are just focusing the rays at one point और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप बताएं कि कोल ठीक है कि ये ठीक है? और आपके पास तो सूरज बहुत चमकता है। पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड, आई मीन फॉर दिस। आप यूरोप तो नहीं है कि बर्फ पड़ी तो इतनी पड़ गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो बस यही पॉइंट है मेरा। ये नीचे पूरी उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, देख लीजिए। विंड तो अभी हम पढ़ने लगे हैं। सर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। अजान हो गई होगी? अच्छा जी, यार ये तुम लोगों ने पिछला काम पढ़वाने में इतना टाइम लगा दिया तो क्या किया मैंने। अच्छा चलो बेसिक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज देख लें, थोड़ी सी नहीं। बेट्स क्राइटेरिया सेज के 59% जो है वो प्रोडक्शन होगी। 1 मिनट, कहाँ ओपन है ये? अच्छा, ये वेरिएशन ऑफ द विंड स्पीड विद द हाइट, ये आपको मैंने बताया है पहले। इसके लिए एक डायग्राम छोटी सी हम देख लेते हैं, वो वहाँ से हम आपको समझा देंगे। दीज आर द लेयर्स जो कि यूज़ होती हैं। विंड स्पीड वो नीचे जो बना हुआ है D+Z, दैट इज़ नोन एज अ डेड जोन। वो डेड जोन वो है जिधर बिल्डिंग्स हैं, कोई दरख्त हैं, हमें उससे ऊपर ही इंस्टॉल करनी है, ठीक है? और उससे ऊपर वाली लेयर को हम क्या लेयर, कौन सी लेयर कहते हैं? सरफेस लेयर, एंड दैट लेयर इज़ 100 मीटर। और ऊपर जो 2000 मीटर तक लेयर होगी दैट इज़ नोन एज द एक्मेन लेयर। द बोथ लेयर्स व्हेन वी एड अप द सरफेस लेयर एंड द एक्मेन लेयर दैट मेक्स द पेलेंट्री बाउंड्री लेयर। एंड जो सरफेस लेयर है दैट इज़ यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज ओनली। आप अपने घरों के ऊपर कहीं आगे पीछे छोटी छोटी विंड टर्बाइंस लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई कमर्शियल यूज़ करना है तो उसके लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू द एक्मेन लेयर। एक्मेन लेयर में आप किसी भी एक लेवल तक जा सकते हैं। तो विंड स्पीड आपको पता है कि विद द हाइट क्या होती जाएगी, इट वुड इंक्रीज। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी है, बस सर ये देख लेंगे। द लेयर ऑफ द, यही लिखा हुआ है जो ऊपर डायग्राम में है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी समझ? ठीक है। ये जैसे मैं किसी एक स्पेसिफिक हाइट, Z स्टैंड फॉर सर्टन हाइट, अगर मैं किसी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर विंड स्पीड फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं ये UH जो मिनिमम विंड स्पीड है 10 मीटर, लेट्स से हाइट 10 मीटर मैंने मिनिमम रखी हुई है, उसके ऊपर जो स्पीड है मैं वो लिखूंगी। हम कह लेते हैं कि वो 10 मीटर पर सेकंड है या 5 मीटर पर सेकंड है, वो एक फिक्स्ड होगी, वो वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगी। UH इज़ एट द मिनिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है वो लिखूंगी। और जो मुझे रिक्वायर्ड है Z तो मुझे पता होगा। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मैं 100 मीटर के ऊपर कर लूँ या 200 मीटर के ऊपर कर लूँ, 2000 मीटर तक जा रहा है तो वो हाइट मैं वहाँ लिखूंगी। अल्फा जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज द रफनेस फैक्टर। रफनेस फैक्टर इट वेरीज, जैसे हमें लॉग टेबल नहीं मिल जाते इस तरह हमें रफनेस फैक्टर के टेबल्स भी मिल जाते हैं और हमें हर इलाके का रफनेस फैक्टर अलग अलग होता है। तो ये फैक्टर को हम लगाएंगे और हमें यहाँ से विंड स्पीड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी विंड स्पीड हमें इतनी हाइट के ऊपर मिलेगी, ठीक है? वही लिखा, Z is the height at which we have to find the speed of the wind, and obviously UZ is the desired speed, is the roughness factor, and it is 0.14 for the open sides, and greater care shall be taken from। जब 50 मीटर से ऊपर Z जाएगी तो उसके लिए वो कहता है कि अल्फा का आपने ध्यान रखना है। Good sides they shall have the less, as the name depicts it is the roughness factor। तो roughness factor क्या होना चाहिए? कम ही आपका होना चाहिए, वरना ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगा अगर ये ज़्यादा हो जाएगा। आप देखें अगर फॉर्मूला में देखें तो ये एक्सपोनेंट है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, विंड फ्लक्चुएट करती है, ये मैंने इसकी जो विंडो है वो आपको बता दी है, इट इज़ 5 to 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी साइटिंग कैसी होनी चाहिए जिधर हमें विंड टर्बाइंस लगानी है, विंड फॉर्म्स लगाने हैं। कमरान भाई अजान की आवाज़ आए तो मुझे बताएं, ठीक है? कोई टॉल ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, एंड ओपन खुली जगह होनी चाहिए। टॉप ऑफ द स्मूथ अगर कहीं ऊपर लगाना चाहते हैं, एनी आइलैंड इन द लेक और द सी, आप ये फ्लोटिंग विंड टाइप्स होंगे, ठीक है? अंदर भी लगा सकते हैं, ऑन शोर भी हो सकते हैं और ऑफ शोर भी हो सकते हैं। नैरो माउंटेड गैप थ्रू विच विंड इज चैनल, जैसे मुजफ्फराबाद है, कोई वैली है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं।
एंड साइड भी क्लोजर टू ग्रिड. इट इज़ गुड, इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप क्लोजर टू ग्रिड हो, ताकि आपके लिए ट्रांसमिशन का डिस्टेंस कम से कम हो जाए. मे बी यू कैन इंस्टॉल द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द ग्रिड स्टेशन. एंड द सॉइल कंडीशन शैल बी गुड फॉर बिल्डिंग. टर्बाइन की फाउंडेशन बनाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसके लिए सॉइल कंडीशन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए. सब परेशान है आज आप? खैरियत है? अल्लाह ताला खैरियत रखे इंशाल्लाह. कोई नहीं, कोई ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ये एक सबसे कड़वा सच है कि इधर से हमने जाना है, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिधर हम हमेशा रहें या इसकी हम हमेशा प्लानिंग करें. व्हाट वी कैन प्लान फॉर, वी कैन प्लान फॉर कि जब हमें उठाया जाए तो बस अल्लाह ताला खुश हो जाए, और इसके अलावा हमारा कोई भी पर्पज़ नहीं होना चाहिए. और बस अपने मामलात को आसान रखें दुनिया लोगों के साथ. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हमारे फ़राइज़ भी हैं, हमें अपने फ़राइज़ भी पूरे करने हैं. मामलात आर मोर इम्पॉर्टेंट रादर द अदर थिंग्स. अगर आपके साथ आपके दोस्त जा रहे हैं, उनके साथ मामला, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हाउस. तो अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ पहले अच्छे मामलात रखें, फिर बाकी जिनसे आप मिलते जुलते हैं. तो बस इस पे ध्यान दें. माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, सब समझदार हैं, लेकिन बस ये दुनिया जो है ये दिल लगाने की जगह नहीं है. तो इट्स जस्ट लेट द थिंग्स गो ऑन. इफ सम कोई परेशानी आती है तो बस वहाँ पे हमारे लिए उम्मीद यही है कि ये मोमेंटरी है, इट वुड पास ऑन विद अ सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम. थोड़े टाइम के बाद गुजर जाएगी. तो बस कोशिश करें, कोई परेशानी कुछ आए तो बस अल्लाह का नाम लें, और अल्लाह का नाम लें तो इंसान को सुकून मिलता है, बंदा सो जाता है. सो जाए तो टाइम गुजर जाता है. दिस इज ऑल व्हाट वी कैन डू. अच्छा जी, मेजर एप्लीकेशन क्या है? द एप्लीकेशंस आर अच्छा जी एक मिनट. मैकेनिकल पावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी. मैकेनिकल पावर के लिए विंड पंप्स होते हैं, हीटिंग एंड सी ट्रांसपोर्ट. जो सबसे पहले विंड का यूज़ होता था वो सी ट्रांसपोर्ट में ही यूज़ होते थे. ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स, मतलब ग्रिड से दूर अलहदा इंडिविजुअल आप लगा लें. 3 मीटर डायमीटर का राउटर इसमें यूज़ होता है, और 42,000 वाट पावर रेटिंग होती है जो ऑफ ग्रिड होंगी. सिमिलरली ऑन ग्रिड भी हो सकते हैं, ग्रिड कनेक्टेड भी हो सकते हैं. तो बस ये इनके सिर्फ यूजेज है. यहाँ से पढ़िए, नमाज के बाद आ जाएं तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे. एंड देन विल मैं व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट कि भाई ये नहीं एक मिनट दें मुझे. आई जस्ट वांट कि भाई थोड़ी सी ये कैलकुलेशन हम कर लें. और इधर बुक होगी, और बुक से मैं एक चीज़ दिखा दूं तो हम चलते हैं. इट इज़ चैप्टर नंबर, एक मिनट सर, बस ज़्यादा परेशानी से आप लोगों ने नहीं पढ़ना, हौसले से पढ़ें, सब आसानी हो जाएगी. नहीं, कौन सी बातें कर रहे हैं? हाँ, चैप्टर नंबर, अल्लाह ताला फजल फरमाए. अपना गैट जो है वो जनरल टेस्ट होता है, बंदा वैसे पास कर लेता है. उसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है. वो तो पूरी ज़िंदगी आपने जो तैयारी की है वही है सर. गैट एमएस के लिए, किसके लिए सर? 60 नंबर लाने हैं आपने, क्या करना है? 50 या 60? हमने पीएचडी का दिया था सर, 70 नंबर लाने थे, और वो सब्जेक्टिव था. इतना मुश्किल मामलात होते हैं उसमें कि आपको नहीं पता, वो ठीक नहीं होता. ये हम पढ़ेंगे अभी. अच्छा चलो डेरिवेशन छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा ये देखें अभी 5 मिनट और लगा देंगे. नहीं, ये विंड टरबाइंस की बाकी टाइप, सिर्फ उसी तरह की विंड टरबाइंस नहीं होती. ये 2 तरह की है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन. बहुत ज़्यादा कोर्स है सर, वह कम नहीं होगा सर. ये विंड का चैप्टर तो पूरा करेंगे, एक क्लास और भी पढ़ेंगे. मैं बहुत ज़्यादा डराती हूँ. हाँ जी, चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं. चैप्टर 7 अभी मैंने चैप्टर से नहीं पढ़ाया, चैप्टर से पढ़ाएंगे अभी आपको थोड़ी देर में. तो